हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय ट्रैवलिंग चैनल दुनिया घूमो विद नैन्सी अग्रवाल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में शिमला का फुल ट्रैवल गाइड देंगे। शिमला घूमने कैसे जाएं, कितना कितना खर्चा आएगा, कहाँ कहाँ पे कितने दिन लगने हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। शिमला घूमने का सबसे बेस्ट टाइम मार्च टू जून है, पर अगर आप शिमला को बर्फ़ की चादर से ढका देखना चाहते हो और स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हो तो आप दिसंबर टू फेब के बीच में आना। शिमला घूमने के लिए आपको मैक्सिमम 2 to 3 डेज चाहिए। शिमला जाने के लिए सबसे पहले आपको चंडीगढ़ आना होगा। चंडीगढ़ ही शिमला का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट है, जिसकी सभी मेजर सिटीज से कनेक्टिविटी है। यूँ तो शिमला से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जुबरहट्टी है, जो कि 23 किलोमीटर पर है, पर इस एयरपोर्ट की सभी जगह से फ्लाइट ऑल टाइम पर अवेलेबल नहीं होती है, तो आप अपनी सिटी से अपने टाइम के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी चेक करके फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। अगर आप चंडीगढ़ होकर शिमला आ रहे हो तो शिमला यहाँ से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। चंडीगढ़ से शिमला जाने के 3 तरीके हैं: टैक्सी, बस एंड ट्रेन। अगर आप टैक्सी से जाते हो तो टैक्सी आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बाहर ही मिल जाएंगी, जिसका स्टार्टिंग फेयर 1500 रुपये होगा। बाय कैब आपको शिमला पहुंचने में अप टू 3 आवर्स लगेंगे। दूसरा, आप शिमला तक बस से जा सकते हो। चंडीगढ़ बस स्टैंड से शिमला तक जाने के लिए HRTC की बसेस चलती हैं, जो कि गवर्नमेंट बसेस हैं। ये बसेस भी आपको 2.5 से 3 घंटे में शिमला पहुंचा देती हैं। इनका स्टार्टिंग फेयर 240 रुपये पर सीट के अकॉर्डिंग होता है। इसकी टाइमिंग, अवेलेबिलिटी एंड फेयर आप HRTC की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो और वहीं से भी बुकिंग भी कर सकते हो। तीसरा, आप शिमला तक टॉय ट्रेन के थ्रू जा सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। शिमला की सुंदर वादियों के नज़ारे देखने लायक होते हैं, और अगर आप स्नोफॉल के टाइम पे जा रहे हो तब तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये टॉय ट्रेन 1903 में ब्रिटिश रूल के दौरान बनवाई गई थी। ये ट्रेन 919 कर्व्स के साथ 864 ब्रिजेस और 102 टनल से होकर गुजरती है। तो टॉय ट्रेन से शिमला पहुंचने में आपको 5.5 घंटे लग सकते हैं। इसके लिए आपको चंडीगढ़ से कालका रेलवे स्टेशन तक जाना होगा, जो कि चंडीगढ़ से अराउंड 34 किलोमीटर्स की दूरी पर है। आप अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेन बुक करना, क्योंकि ये कैब के कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा लेती है, और क्योंकि चंडीगढ़ की ट्रेन कभी कभी लेट हो जाती है तो ऐसे में टॉय ट्रेन आपकी मिस हो जाएगी, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप चाहो तो कैब से जा सकते हो शिमला, और लौटते टाइम शिमला टू कालका टॉय ट्रेन से आ सकते हो। और अगर आपके पास टाइम काफ़ी है तो आते और जाते टाइम दोनों टाइम ही आप टॉय ट्रेन एंजॉय कर सकते हो। इसकी बुकिंग्स आप IRCTC की वेबसाइट पर जाके कर सकते हो। कालका से शिमला और शिमला से कालका जाने के लिए 3 ट्रेनें चलती हैं, जिसका नाम, शेड्यूल और फेयर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब बात करते हैं होटल्स की। होटल्स आप शिमला माल रोड के नियरेस्ट ही लेना, जो कि आपको 1000 से 3000 के रेंज में आराम से मिल जाएंगे। होटल मैंने आपको यहाँ पर लेने को इसलिए बोला है क्योंकि पहला तो ये सिटी सेंटर है, और यहाँ का माल रोड इतना बड़ा है और इतना सुंदर है कि आपका देख के जी नहीं भरेगा। अगर होटल आपका पास में होगा तो पूरे दिन घूमने के बाद अब आप अपना इवनिंग टाइम यहाँ पे आराम से स्पेंड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट डे की शुरुआत करते हैं जाखू टेम्पल से, जो कि हनुमान जी का टेम्पल है। माल रोड से टेम्पल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस टेम्पल तक पहुँचने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तो आप पैदल जा सकते हैं, दूसरा आप टैक्सी भी किराए पर ले सकते हैं, और तीसरा, जो कि सबसे मज़ेदार ऑप्शन है, वो है रोपवे, जो कि आपको 5 मिनट में टेम्पल तक पहुंचा देगी। रोपवे का 1 वे पर हेड चार्जेस 250 रुपीज़ है, फॉर चिल्ड्रंस 200 रुपीज़ है। ये मंदिर शिवालिक माउंटेन रेंज के बीच में लोकेटेड है। 2010 में इस्टेब्लिश्ड हनुमान जी की 108 फीट लंबी मूर्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। ये मूर्ति इतनी बड़ी है कि शिमला के हर कोने से नज़र आती है। ये मंदिर पाइन और ओक ट्री से घिरा हुआ है, जो कि यहाँ की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाता है। अब क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर है तो बंदरों की फौज होना तो लाजमी है। कहा जाता है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय जा रहे थे तो हिमालय की ओर जाते समय पहाड़ी की चोटी पर उनकी भेंट ऋषि याकू से हुई। हनुमान जी पहाड़ी पर बैठ गए और जड़ी बूटी के बारे में उनकी शंका दूर कर दी। जड़ी बूटी के बारे में सफिशिएंट जानकारी इकट्ठी करने के बाद उन्होंने याकू को लंका वापस जाते समय उनसे मिलने का वादा किया था। हालांकि वापस जाते समय उन्हें काल नेमी नामक एक राक्षस से लड़ना पड़ा, जिसने उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश की,
जिससे उनका बहुत कीमती समय नष्ट हो गया। समय पर लंका पहुंचने के लिए उन्होंने ऋषि से ना मिलने का विकल्प चुना और सबसे छोटा रास्ता अपनाया। जब ऋषि निराश हो गए तो उन्होंने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने और वचन भंग करने का कारण बताने की सोची। जैसे ही हनुमान जी वहाँ से निकले, पहाड़ी पर उनकी एक मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई। भगवान की यात्रा का सम्मान करने के लिए याकू ने वहाँ एक मंदिर बनाया। आज तक ये माना जाता है कि मंदिर में हनुमान के पैरों के निशान हैं और मंदिर के आसपास रहने वाले बंदर भगवान हनुमान जी के वंशज हैं। जब आप यहाँ पर आओगे तो देखोगे कि यहाँ पर कई सारी पेंटिंग्स हैं जो कि रामायण के दौरान हनुमान जी की कहानी को बताती हैं। इस मंदिर के अंदर एक छोटी सी कैंटीन भी है जहाँ पर आपका इंडियन खाना बहुत ही सस्ते रेट में मिलता है। तो इस मंदिर में आए, हनुमान जी के दर्शन करें और उस कैंटीन में खाना ज़रूर खाएं। मंदिर के खुलने का टाइमिंग सवेरे 7 बजे से शाम को 8 बजे तक है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड स्पॉट की तरफ, दोरजे ड्रैग मोनेस्ट्री, जो कि माल रोड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको TDAC निंग पामा मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये शिमला के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। ये जगह आपको कुछ समय के लिए स्ट्रेसफुल लाइफ से खुद को अलग करके और इसके काम और पीसफुल एनवायरनमेंट में खुद को कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए अलाउ करता है। यहाँ पर आकर आप काफी री एनर्जाइज फील करोगे खुद को। ये जगह तिब्बती संस्कृति को दिखाती है। ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स के लिए एक फेमस जगह है। जब आप इस मोनेस्ट्री में आएंगे तो आप कई मॉन्क्स को यहाँ पे मेडिटेट करते हुए देखेंगे। अगर आप यहाँ पर प्रार्थना के दौरान आते हो तो आप यहाँ पर मंत्रोच्चारण भी सुन सकते हो, जो उस जगह की शांति को और बढ़ाता है। इस मठ का एक और आकर्षण है हेमिस महोत्सव, जो हर साल मई के महीने में गुरु पद्म संभव के सम्मान में मनाया जाता है। इस समय मठ को खूबसूरती से सजाया जाता है और उत्सव को 2 दिनों तक मनाया जाता है। मठ के खुलने का टाइमिंग सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक है। तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो कि चैडविक फॉल्स है, जो कि माल रोड से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आते वक्त आपका रास्ते में आर्मी हेरिटेज म्यूजियम और हिमाचल स्टेट म्यूजियम पड़ेगा, साथ ही साथ हिमालय बर्ड पार्क भी पड़ेगा। तो अगर आप हिस्ट्री लवर हो और बर्ड वॉचर हो तो यहाँ पर भी आप आ सकते हो। हालांकि इन तीनों स्पॉट्स को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, इसलिए मैंने अपने वीडियो में इन स्पॉट्स को स्किप कर दिया है। तो बात करते हैं चैडविक वाटरफॉल की। ये वाटरफॉल आपका शिमला के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। यहाँ तक आने के लिए कैब्स आपकी एक लिमिट तक पहुँचाती हैं आपको। उसके बाद 700 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि आपको खुद पैदल करना पड़ता है। पर इतना ट्रैक करने के बाद जब आप अपने फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुँचते हो तो खूबसूरती देखने वाली होती है। चैडविक फॉल्स के साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। ये 2 वर्ड से मिल के बना है, चिड़कू झार। चिड़कू यानी कि गौरैया और झार यानी कि झरना। ऐसा माना जाता था कि इस झरने के सिरे को खाली गौरैया ही छू सकती है, इंसान नहीं। तब क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए चिड़कू झार का प्रोनाउंसिएशन करना काफ़ी मुश्किल था, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर चैडविक रख दिया। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि एक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैडविक। इस प्लेस पर उन्होंने सुसाइड की थी, तो इस जगह का नाम उनके नाम पे रखा गया है। पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ वाटरफॉल आपको काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कराएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नहाने के इरादे से आ रहे हो तो चेंजिंग रूम्स यहाँ पे नहीं हैं। तो अगर आपके पास फोल्डेबल चेंजिंग टेंट है तो वो लेकर आइएगा, और अगर नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन खरीद सकते हो, जिसका बाइंग लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड स्पॉट की तरफ, संकट मोचन मंदिर, जो कि चैडविक फॉल से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर हनुमान जी को डेडिकेटेड है। कहा जाता है जब बाबा नीम करोली जी महाराज यहाँ पर 1950 में मेडिटेशन के लिए आए थे, तब वो यहाँ पर 10 दिन के लिए रुके थे। यहाँ की ब्यूटी से इम्प्रेस होके उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर इसी लोकेशन पे एक हिंदू मंदिर बनवाएंगे। तब फिर वहाँ की गवर्नमेंट की मदद से 1962 में ये मंदिर बनना शुरू हुआ और 21 जून 1966 में टेम्पल ये बनकर कंप्लीट हो गया। इस मंदिर का एटमॉस्फेयर काफ़ी मेडिटेटिव है, जो आपके माइंड को बहुत शांत करता है। यहाँ की वैलीज़ के पैनोरामिक व्यू को आप डेफिनेटली बहुत एंजॉय करोगे। इस मंदिर में एक बहुत बड़ा हॉल भी है, जहाँ पर हर संडे लंगर चलाया जाता है। तो अगर आप संडे को आते हो तो यहाँ पर आकर आप प्रसाद ज़रूर लें। मंदिर के खुलने का टाइमिंग सवेरे 6:30 बजे से शाम को 8 बजे तक है, और अगर आप विंटर्स के टाइम पे जा रहे हो तो सवेरे 7 बजे से शाम को 6:30 बजे तक है।
दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे तारा देवी टेम्पल की तरफ, जो कि संकट मोचन मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तारा देवी टेम्पल पहाड़ी स्टाइल आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। कहा जाता है कि आज से 250 साल पहले माँ तारा वेस्ट बंगाल से हिमाचल प्रदेश लाई गई थी। कहा जाता है कि सेन डायनेस्टी में जो राजा थे वो जब यहाँ पर आए थे तो अपनी कुल देवी को गोल्ड के लॉकेट के फॉर्म में लेकर आए थे। वो इस लॉकेट को अपनी आर्म्स में पहना करते थे। एक बार जब वो जंगल में शिकार करने के लिए गए तो वो रास्ता भटक गए और वापस नहीं आ पा रहे थे, तो वहीं पे सो गए। सोने के दौरान उनके सपनों में तारा माता आईं और उनके पहरी यानी कि भगवान हनुमान और भैरव जी, उन्होंने उनसे कहा कि उनको पूरी दुनिया के सामने लाएं। उसी वक्त राजा ने माँ तारा की इच्छा पूरी करने की ठान ली और 50 बीघा जमीन दान कर दी मंदिर बनवाने के लिए, और वहाँ मंदिर बनवाया गया। फिर कुछ सालों बाद उसी राज्य के राजा के सपनों में फिर से माँ तारा आईं और उन्होंने कहा कि वो तारफ पर्वत पर स्थापित होना चाहती हैं। जल्दी ही फिर मंदिर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया और अष्ट धातु से बनी उस मूर्ति को 1825 में वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। तभी से जो सेन डायनेस्टी के वंशज हैं हर अष्टमी को वहाँ पर माँ तारा की पूजा करते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये मंदिर बहुत ही सुंदर लोकेशन पर लोकेटेड है। इस मंदिर में आके आपको पॉजिटिविटी और पीस का अलग ही एक्सपीरियंस होगा, तो इस मंदिर में आप जरूर आएं। मंदिर के खुलने का टाइमिंग सवेरे 7 बजे से शाम को 6:30 बजे तक है। तो यहाँ पर आकर हमारा फर्स्ट डे खत्म होता है, पर सही मायने में देखा जाए तो अभी तो शुरुआत होनी है, क्योंकि अभी हम वापस आ रहे हैं माल रोड पर, जो कि शिमला की मेन खूबसूरती है। माल रोड पे घूमने को इतना कुछ है कि शाम से लेकर रात तक भी आपकी कम पड़ जाएगी। माल रोड पूरा शॉपिंग एरिया है, उसी से जुड़ा हुआ एरिया है द रिज। इसी स्पॉट पर आकर आपको खूब सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर घूमने के लिए आपको किसी तरह का कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ आप यहाँ पर पैदल घूम के चिल कर सकते हो। माल रोड से लेके द रिज तक कई सारे स्पॉट्स हैं जिसको आप पैदल चल के खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि क्राइस्ट चर्च, हवा घर, गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स, टाउन हॉल, स्कैंडल पॉइंट, कालीबाड़ी टेम्पल, गॉर्टन कैसल, रानी झांसी पार्क, दौलत सिंह पार्क, ज्वाला देवी टेम्पल, बैंटनी कैसल। ये सारे ही पॉइंट्स आपके वॉकिंग वे पे मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप शॉपरहॉलिक को और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ खरीदना चाहते हो तो इसके लिए आप तिब्बत मार्केट भी जा सकते हो और लक्कड़ बाजार भी जा सकते हो। ये दोनों ही जगह शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। द रिच पर आप हॉर्स राइडिंग भी इंजॉय कर सकते हो। इसके साथ ही साथ ये पूरा रास्ता खाने पीने के शॉप से और उसके स्टॉल से भरा हुआ है, तो अच्छी अच्छी फोटोजेनिक लोकेशंस को खाते पीते हुए घूमना इसका मज़ा ही कुछ और होगा। तो पूरी इवनिंग आपकी है, जी भर के यहाँ पे एंजॉय करें और खूब सारी फ़ोटोज़ लेना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करेंगे सेकेंड डे की हमारी शुरुआत होगी ढिंगू माता मंदिर से, जो कि माल रोड से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। संजौली की पहाड़ी के बीच में बसा ढिंगू माता मंदिर 19वीं सेंचुरी का है। ये मंदिर माँ दुर्गा को डेडिकेटेड है। मंदिर में अखंड ज्योति कई सालों से लगातार जल रही है। मंदिर में माता की पुराने समय की 3 पिंडियाँ हैं। मंदिर राजा महाराजा के समय का है। रोड से मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, पर आसपास का जो सीन है वो बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर से ही एक रास्ता तिब्बतन मोनेस्ट्री को जाता है, यानी कि एक ही जगह पे आके आपको 2 जगह देखने को मिलेंगी। इस मोनेस्ट्री में वैसे तो कुछ नहीं है देखने को, पर यहाँ पर आप कई सारे तिब्बतन फ्लैग्स देखोगे जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप लेह लद्दाख में आ गए हो। तो फोटोज़ और रील्स बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है, तो इस जगह पर भी आप ज़रूर आएँ। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ, जो कि टेम्पल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सेंचुरी का मैक्सिमम एरिया सेदार, ओक और पाइन ट्रीज से घिरा हुआ है। इस सेंचुरी में कई सारे वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं। इस सेंचुरी को वाटर कैचमेंट इसलिए कहा जाता है कि शिमला का जो वाटर सोर्स है वो यहीं है। 100 सालों से भी पहले एक यहाँ पर बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था ताकि बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा करा जा सके और पूरे शहर में वाटर सप्लाई हो सके। फिर बाद में 1990 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया। ये जगह ट्रैकिंग लवर्स के लिए स्वर्ग है। सेंचुरी घूमने के लिए 14 किलोमीटर्स का ट्रैक है, जो कि आपको खुद ही कवर करना होता है। आप चाहो तो इसको पैदल चल के भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे साइकिल भी रेंट पे ले सकते हो, जिसके चार्जेस 200 रुपीज़ है।
हालांकि बेस्ट ऑप्शन होता है साइकिल लेके जंगल घूमना। बट एक बात मैं आपको जेन्युइनली सजेस्ट करूँगी दोस्तों, अगर आप नेचर लवर हो और कुछ पल आप सुकून के शांति से बिताना चाहते हो और आपके पास एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है, तो आप इस जंगल में ज़रूर आओ घूमने के लिए। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ग्रुप में साइकिलिंग करना, चीज़ें एंजॉय करना। बट अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो आप ऐसा कुछ नहीं पाओगे यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है। और अगर बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स का टाइम शाम को निकलने का होता है, उस समय तक सेंचुरी बंद कर दी जाती है, तो आप एनिमल्स को भी यहाँ पे नहीं देख पाओगे। बट अगर आप नेचर लवर हो तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हिल स्टेशन में साइकिलिंग करने का मज़ा ही और है। सेंचुरी घूमने की एंट्री फीस 25 रुपीज़ पर हेड है, जिसमें साइकिलिंग रेंट पे लेने के लिए आपको चार्जेस अलग से देने होते हैं। जंगल एक्सप्लोर करने में आपको 4 to 5 आवर्स आराम से लग जाते हैं। तो यहाँ पर आकर आपका सेकेंड डे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सेकेंड डे काफ़ी थकान भरा रहेगा। और अगर इस स्पॉट को आप स्किप करने जा रहे हो, तो जो स्पॉट्स आपको मैं थर्ड डे पे दिखाऊंगी उसको आप सेकेंड डे में कवर अप कर लोगे। तो ऐसे में शिमला घूमने में आपको सिर्फ 2 दिन लगेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं थर्ड डे की। थर्ड डे का हमारा फर्स्ट और लास्ट स्पॉट है कुफरी। कुफरी आपका ब्यूटीफुल एंड ब्रीथ टेकिंग माउंटेन रेंज के लिए जाना जाता है। अगर आप यहाँ पर स्पेशली स्नोफॉल के टाइम आ रहे हो, तो यहाँ की खूबसूरती तो देखने लायक होती है। कुफरी आपका माल रोड से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर आपके स्पेशली 3 स्पॉट्स घूमने लायक हैं, जिसमें पहला है हिमालय नेचर पार्क, फिर ग्रीन वैली और तीसरा कुफरी एडवेंचर पार्क। तो कुफरी की ये तीनों स्पॉट्स को ही आप थर्ड डे में कवर अप करोगे। तो शुरुआत करेंगे हिमालय नेशनल पार्क से। ये कुफरी का मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये पार्क 180 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड रेयर मैमल्स का घर है। यहाँ पर कई सारी आपको ऐसी स्पीशीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि मस्क बियर, स्नो लेपर्ड्स, ब्लैक बियर, तिब्बतन वुल्फ, ऐसे कई सारे वेराइटीज़ आप यहाँ पर देखोगे। इसे कुफरी जू भी कहा जाता है। यहाँ की एंट्री फीस 50 रुपीज़ पर हेड है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे ग्रीन वैली की तरफ, जिसको हसन वैली भी कहा जाता है। हरी भरी पहाड़ियों, ओक और पाइन ट्रीज के जंगलों के शांत नज़ारों से घिरी ग्रीन वैली पीसफुल एनवायरनमेंट के मज़े लेने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देती है। ये नेचर लवर्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। फोटोग्राफर्स के लिए जगह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस जगह पर आकर जब आप चारों तरफ नज़र घुमाओगे, तो आपको ग्रीन वैली के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। इसीलिए जगह का नाम ग्रीन वैली है। यहाँ पर घूमने के किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं हैं, पर अगर आप यहाँ पर दूर हिमालयन रेंजेस देखना चाहते हैं, दूर दूर की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बाइनोक्यूलर्स लगाए गए हैं, जिसकी फ़ीस 50 रुपीज़ है। तो इस खूबसूरत जगह पर आप ज़रूर आएँ और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ का कलेक्शन बना के ढेर सारी मेमोरीज साथ लेके जाएँ। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे इस पूरी ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, कुफरी एडवेंचर पार्क। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, ये जगह एडवेंचर लवर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तक आने के लिए आपको तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। अगर आप ट्रैकिंग के लिए रेडी नहीं हो, तो आपको वहाँ पर हॉर्सेस भी मिलते हैं उस पॉइंट तक पहुँचाने के लिए, जो कि आपको 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इस जगह की खूबसूरती स्पेशली विंटर्स में देखने वाली होती है। अगर आप यहाँ पर विंटर्स में आते हो, तो आपको 10 फुट तक की स्नो देखने को मिलेगी। बस इस जगह पर आने से पहले एक बात का माइंड मेकअप कर आइएगा कि यहाँ पे आके आपकी जेब ढीली होने वाली है। यहाँ पे कई तरह की इंडोर एंड आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आइस स्केटिंग, ट्रैकिंग, जिप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग, स्कीइंग, हॉर्स राइडिंग, याक राइडिंग। अब यहाँ की एंट्री करने के लिए आपको कम से कम 2 राइड सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, और आप एक कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हो, जिसके चार्जेस 700 रुपये से लेके 3000 रुपये तक जाते हैं पर हेड। तो बजट के बारे में आपको थोड़ा सा पहले सोचना पड़ेगा। अगर बजट का इशू नहीं है, तो आप यहाँ पे बेशक आओ। साथ ही साथ आपको अंदर खाने पीने के कई सारे स्टॉल्स मिलेंगे, तो खाने पीने की भी अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तीसरा, आपको यहाँ पे एप्पल गार्डन भी देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर किसी और टाइम पे आते हो, तो आपको एप्पल्स देखने को नहीं मिलेंगे। एप्पल्स देखने का जो पीक टाइम है वो है जुलाई टू अगस्त। तो ओवरऑल ये जगह कम्प्लीटली आपकी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पर आकर आपका शिमला का ट्रिप कंप्लीट होता है। अब एक बात जो मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपका शिमला ही घूमने का प्लान है, तो आप 3 डेज़ ज़रूर दो शिमला में। बट अगर आप कुछ और उससे ज़्यादा चाह रहे हो, अगर आपके पास 5 to 6 डेज़ का टाइम है, तो फिर मैं ऐसे में सजेस्ट करूँगी कि शिमला को खाली आप 1 दिन देना। फर्स्ट डे में मैंने जो आपको स्पॉट्स बताए थे, खाली वहीं स्पॉट्स घूमिएगा।
सेकेंड और थर्ड डे आप स्किप कर दीजिएगा। शिमला के बाद आपको निकलना होगा मनाली के लिए। मनाली घूमने के लिए आपको कम से कम 3 to 4 डेज चाहिए ही चाहिए होंगे, क्योंकि शिमला का जो सेकेंड और थर्ड डे के स्पॉट्स हैं वो ऐसे बहुत कुछ खास भी नहीं है देखने के लिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको मनाली का ट्रैवल गाइड दूंगी। उस वीडियो को देखने के बाद आप अपना शिमला और मनाली का टूर आराम से प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मनाली की ट्रैवल गाइड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।